नमस्कार दोस्तों, ज्ञानशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शासन प्रणाली खंड से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ा था। इस बार भी हम इसी खंड से पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सारे प्रश्नों को कवर नहीं किया था। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के प्रमुख लक्षण को पूछ रहा है और इसे वर्ष 2018 में यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। तो विधि के शासन को समझने के लिए प्रोफेसर डायसी की पुस्तक है एक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 3 सिद्धांत दिए गए हैं, उसे समझ लेना जरूरी है। प्रोफेसर डायसी कहते हैं कि विधि के शासन को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि विधि सर्वोच्च हो, मनमानी शक्ति का अभाव हो। किसी व्यक्ति को तभी दंड दिया जा सके जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो, ना कि जब राजा चाहे, जब प्रधानमंत्री चाहे। जब विधि सर्वोच्च होती है तब राज्य के ऊपर लिमिटेशन लग जाता है, वो अपनी मनमानी को नहीं कर पाता है, उसकी शक्तियों पर परिसीमन लग जाता है। दूसरा, कानून के समक्ष सभी समान हो, कोई विशेषाधिकार ना हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति के लिए अलग विधान है और किसी विशेष व्यक्ति के लिए अलग विधान है। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता जरूरी है। बिना व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के विधि का शासन नहीं हो सकता। आगे वे कहते हैं कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अधिकार के चलते संविधान है। यह बात वो ब्रिटेन के संदर्भ में कह रहे हैं या भारत में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत के संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है और इस तरह संविधान व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता का स्रोत है। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों को न्यायालयों द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान द्वारा। अब हम कथनों को देखते हैं। पहला कथन है शक्तियों का परिसीमन। बिल्कुल सही है, विधि के शासन में शक्तियों का परिसीमन होगा। जब भी विधि सर्वोच्च होगी, राज्य के ऊपर सीमाएं लगेंगी, राज्य के ऊपर एक लिमिटेशन लग जाएगा, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है विधि के समक्ष समानता विधि के शासन का एक प्रमुख तत्व है, तो यह भी सही है। तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। आसान भाषा में लोग सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। ऐसा नहीं होता। आधुनिक समाज में, विधि के शासन के समाज में, लोकतांत्रिक समाज में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है। तो यह कथन गलत होगा। अगला, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार विधि का शासन का एक प्रमुख तत्व है, तो यह भी सही होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमसे सही उत्तर को पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 विकल्प ए में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो, पहला कथन, राज्य की सत्ता के हित में, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की आजादी पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा कथन है जो व्यक्ति की आजादी के हित में, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो देखिए, दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब ये हो जाएगा या तो दोनों कथन गलत होंगे या तो इनमें से कोई एक कथन गलत होगा। दोनों कथन सही नहीं होंगे। चलिए अब विकल्पों पे आगे बढ़ने से पहले हम संवैधानिक सरकार को समझ लेते हैं। संवैधानिक सरकार का मतलब ये होता है कि ऐसी सरकार, ऐसा राज्य जो संविधान के अनुसार शासन कर रहा हो, जो संविधान के अनुसार चल रहा हो। और संविधान का मतलब होता है मूलभूत कानून, यानी कि ऐसा राज्य जो कानून के अनुसार चल रहा हो, जहां पे कानून का शासन हो। और जब भी कानून का शासन होगा तो वो जनता के सामूहिक हित में होगा, यानी जनता के सामूहिक हित में वो कानून हो। जब भी कोई कानून होगा तो राज्य पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगेगा, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो यानी राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी
प्रतिबंध लगेगा। अब क्लियर हो जाएगा। अब फिर से पहला कथन देखते हैं, जो राज्य की सत्ता के हित में। देखिए यहाँ पे जनता के सामूहिक हित की बात हो रही है, तो ये राज्य के सत्ता के हित में, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये कथन सही होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? हमसे सही पूछा जा रहा है, तो सही हो जाएगा केवल 2, और केवल 2 विकल्प बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। फिर देखिए सेम प्रश्न, जब भी संवैधानिक सरकार होगी तो राज्य पे प्रतिबंध लगा होगा जनता के हित में। इस प्रश्न को वर्ष 2020 में पूछा गया है। तो पहला विकल्प है ए, विधानमंडल द्वारा सरकार। दूसरा विकल्प है लोकप्रिय सरकार। तीसरा है बहुदलीय सरकार। डी है सीमित सरकार। तो जब भी संवैधानिक सरकार की बात होगी तो कानून के शासन की बात होगी। जब कानून के शासन की बात होगी तो सीमित सरकार की बात होगी। ऐसी सरकार की बात होगी जिसकी शक्तियों पे लिमिटेशन लगा हो जनता के हित में। तो यह आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों गलत होगा। एक संवैधानिक सरकार की विशेषता नहीं है। जैसे बहुदलीय सरकार की बात कर रहा है, तो बहुदलीय सरकार जैसे चीन में संवैधानिक सरकार है लेकिन बहुदलीय सरकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकप्रिय सरकार, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अशोक का शासन याद कीजिए। अशोक का शासन संवैधानिक सरकार के अंतर्गत नहीं था, लेकिन वह शासन बहुत ही लोकप्रिय था। और ऐसा भी हो सकता है कि जो संवैधानिक सरकार में हो वो लोकप्रिय ना हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। और विधानमंडल द्वारा सरकार, ये संवैधानिक सरकार की विशेषता नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इस प्रश्न को वर्ष 2017 में पूछा गया है। आइए सबसे पहले हम लोकतंत्र को समझ लेते हैं। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक, दूसरा तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। जनता का जो शासन है यह 2 तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से, जहां पे जनता सीधे सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग ले, और एक हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से, जहां पे जनता निर्णय प्रक्रिया में सीधे सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और प्रतिनिधि जनता की तरफ से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसीलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पे प्रभावी है जहां की जनसंख्या कम है, भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, वहां पे जनता निर्णय प्रक्रिया में सीधे सीधे भाग ले सकती है। लेकिन भारत जैसे देश जहां का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और 130 करोड़ से ज्यादा इसकी आबादी है, वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। वहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से शासित होती है। लोकतंत्र इस सिद्धांत पर काम करता है कि जनता पर्याप्त मात्रा में बुद्धिशील और चरित्रवान है, साधारण व्यक्ति अपने निर्णयों को लेने में समर्थ होता है। तो चलिए हम अब विकल्पों को देखते हैं। पहला, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यह बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का यह सिद्धांत ही है कि साधारण जनता जो है पर्याप्त मात्रा में बुद्धिशील और चरित्रवान होती है, वह निर्णय लेने में समर्थ होती है। दूसरा कथन है कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि कार्यपालक या सरकार को हम मजबूत बनाएं, उस पद्धति को लागू करें। यह जनता को सशक्त बनाने की पद्धति है, ना कि सरकार को सशक्त बनाने की पद्धति। तो यह कथन गलत होगा। तीसरा है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। यह जनरली ऑटोक्रेसी का गुण है। सेंटेंस बहुत अच्छा से फ्रेम नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आप इसके इंग्लिश वाले वर्जन को पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। ऑटोक्रेसी में यह होता है कि साधारण जनता जो है वो पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है और पर्याप्त चरित्रवान नहीं होती, इसलिए वह शासन चलाने में असमर्थ होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा गतिशील हैं, ज्यादा दूरदर्शी हैं, ऐसे व्यक्तियों को शासन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए।
तो ये ऑटोक्रेसी का गुण है, ना कि लोकतंत्र का। तो यह गलत होगा। डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, यह गुण जो है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का गुण है, जिसमें जो लोग होते हैं वो समर्पित दलीय कार्यकर्ता भी होते हैं, जैसे कि चीन में होता है। तो ये भी गलत है, ये लोकतंत्र का गुण नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? आपसे स्वतंत्रता की उपयुक्त व्याख्या पूछी जा रही है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त व्याख्या पूछी जा रही है। हो सकता है जो विकल्प दिए गए हों उसमें जो व्याख्या हो वो उसमें से कई व्याख्या स्वतंत्रता के आसपास हो, लेकिन आपको उपयुक्त व्याख्या को चुनना है। इस प्रश्न को वर्ष 2019 में पूछा गया है। पहला विकल्प है राजनीतिक शासकों के तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीतिक शासकों के तानाशाही के विरुद्ध लोगों को संरक्षण मिले, तो अभी हम इसको सही मान के चलते हैं। अगला विकल्प है नियंत्रण का अभाव। स्वतंत्रता को दो तरीके से लिया जाता है, एक निगेटिव अर्थ में लिया जाता है, नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, और एक पॉजिटिव अर्थ में स्वतंत्रता को लिया जाता है। जब भी स्वतंत्रता की बात होगी, स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, हम इसके पॉजिटिव डेफिनेशन को लेंगे। निगेटिव अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब होता है नियंत्रण का अभाव, कोई भी बंधन ना हो और कुछ भी करने की आजादी। लेकिन यह सिविल सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, यह केवल जंगल में पॉसिबल है कि आपके ऊपर कोई भी नियंत्रण ना हो और आपको कुछ भी करने की आजादी हो। जबकि पॉजिटिव अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि कुछ कंट्रोल के साथ आजादी, यानी नियंत्रण और आजादी एक साथ। वस्तुतः नियंत्रण और आजादी दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं माना जाता। सामूहिक आजादी के लिए, सामूहिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ सीमा तक नियंत्रण लगाया जाए। दूसरा अर्थ होता है समान और पर्याप्त अवसर, सभी को समान और पर्याप्त अवसर मिले। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा हम इस पॉजिटिव डिफिनेशन को ही लेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास नियंत्रण ही ना हो, हमारे ऊपर युक्त नियंत्रण होना चाहिए, मनमाना नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बोलने की आजादी है, लेकिन इस बोलने की आजादी में यह आजादी नहीं है कि हम देश के खिलाफ ही बोलने लगें। और दूसरा है समान और पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। और स्वतंत्रता का उद्देश्य होता है मनुष्य को पूर्णता विकसित करने का अवसर देना। तो पहला विकल्प हमें कुछ हद तक सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, नियंत्रण का अभाव या निगेटिव डिफिनेशन के तहत है, इसलिए यह गलत होगा। जो स्वतंत्रता की निगेटिव डिफिनेशन है यह केवल जंगल में संभव है, सभ्य समाज में संभव नहीं है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाएंगी, जो शक्तिशाली हैं वो अपने से कमजोर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा देंगे। सी, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, यह भी निगेटिव डिफिनेशन के अंतर्गत है, तो यह भी सही नहीं होगा। डी, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर, तो यह भी सही है। अब आपको देखना है कि ए और डी में कौन सा विकल्प बेहतर है। तो डी देखा जाए तो डी जो है वो ए से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डी में ए अपने आप समाहित है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पूर्णता अपने आप को विकसित करने का अवसर तभी मिलेगा जब वह राजनीतिक शासकों के तानाशाही के विरुद्ध संरक्षित हो। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, संसदीय व्यवस्था वाली वह सरकार होती है जिसमें, यहां पे संसदीय व्यवस्था की बात पूछा जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी सरकार होती है। इस प्रश्न को वर्ष 2020 में पूछा गया है। संसदीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार अपने कार्यों और नीतियों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, उसके प्रश्नों का उसे जवाब देना होगा। आसान भाषा में, जब तक विधायिका में सरकार का बहुमत होगा तब तक ही उसका शासन होगा। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट बहुत शक्तिशाली होती है, और इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें जो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है
जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक तरफ उन्हें मंत्री की भूमिका निभानी होगी और दूसरी तरफ उन्हें सांसद की भूमिका निभानी पड़ती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में है, इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो केवल नाम मात्र के राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि वास्तविक शक्ति भी उन्हीं में निहित होती है। राष्ट्राध्यक्ष का या कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और राष्ट्रपति को, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उनको केवल इसी आधार पर हटाया जा सकता है कि उन्होंने संविधान का दुरुपयोग किया है। और इस प्रक्रिया को, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग कहा जाता है, जो प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसके चलते अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, कार्यपालिका का कार्यकाल लगभग फिक्स होता है। इस कारण उनकी नीतियों में एक निरंतरता होती है, जबकि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। जब तक उसका बहुमत है विधायिका में, तब तक वह सरकार में रहेगी। जिस दिन बहुमत गिरेगा वह सरकार भी नहीं रहेगी, फिर दूसरी मंत्रिपरिषद का गठन होगा। इस कारण इसमें निरंतरता कम होती है। अब आइए विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। यह कथन गलत है, यह विकल्प गलत है। आप भारत का एग्जाम्पल देखिए। क्या भारत में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व है? क्या मोदी सरकार जो इस समय सत्ता में है, क्या उसमें कांग्रेस के भी सांसद शामिल हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्या संसदीय व्यवस्था में सरकार संसद यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है? बिल्कुल सही है। संसदीय शासन व्यवस्था को इसी कारण संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है कि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और विधायिका द्वारा हटाई भी जा सकती है। भारत के संदर्भ में केंद्र के स्तर पर यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यह कथन सही होगा, यह विकल्प सही होगा। सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। यह कथन गलत है। संसदीय व्यवस्था में लोग सांसद का चुनाव करते हैं या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ना कि सरकार का चुनाव करते हैं। वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, किसी मंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, वह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं। डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पहले हटाई नहीं जा सकती। यह कथन यहां तक तो सही है कि सरकार जो है विधायिका के द्वारा चुनी जाती है, संसद के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन यह कथन गलत है कि कार्यपालिका के लिए एक निर्धारित समय होता है। यह बिल्कुल गलत है। कार्यपालिका के लिए निर्धारित समय नहीं होता। कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद उसी समय तक बनी रह सकती है जब तक विधायिका का उसमें विश्वास हो। तो यह भी गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।